आप सभी का स्वागत है फिर से एनोनिमस गाइड चैनल पर। तो कल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज हम मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक लेने का एक और कारण ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। वैसे तो मैं एंशियंट वगैरह से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा तो आंसर राइटिंग और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ भी चलते चलते भी हम लोग आंसर राइटिंग पर भी फोकस कर सकेंगे। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम सिलेबस देखते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री about the middle of the 18th century until the present। इसमें हमें significant events, personalities and issues ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब क्या कि 1750s ऑनवर्ड्स, ये है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन जो 1750s में जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ 1750s के कारण ही हो रहा है? नहीं, उसका जो ये बस एक रिजल्ट है, इसका कारण आगे से है, मेनली 1707 से है। उसके पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, यूरोपियंस आए तभी तो सब कुछ हुआ ना। सो हमें ये सब टॉपिक्स भी देखना पड़ेगा। पोर्तुगीज़ तो सबसे पहले आ गए, 1498 में आ गए। ब्रिटिशर्स भी 1600s में आ गए, 1600 में आ गए, जो भी 1600 में चार्टर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ। ओके, सो ये है पूरा डिटेल। सो हमें ये सब टॉपिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1750s तो मतलब 1750s ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे। हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक ये भी समझना पड़ेगा कि डिक्लाइन, जो 1750s तक तो डिक्लाइन हो ही गया था, तो डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, क्योंकि मुगल पावर डिक्लाइन हुआ तभी तो ब्रिटिश पावर और यूरोपियन पावर बढ़ा ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्यों मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, क्या क्या कारण थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, ये तो बहुत क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। सो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बस 1750s ऑनवर्ड्स देखना पड़ेगा, हमको उसके पहले का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अंटिल द प्रेजेंट मतलब इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आता है। सो ये हुआ। इसके बाद जो लिखा है वो है द फ्रीडम स्ट्रगल। its various stages and important contributions or contributors from different parts of the country। देखिए, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ना, वो हमेशा यही रहेगा कि आपको कोई पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको क्लास में लिखना पड़ेगा। आप सोते हुए क्लास नहीं कर सकते और फिर बोलेंगे कि हमको बस पीडीएफ से पढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा, तभी ये टाइम जो है ये अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही आप सोते हुए या खाते हुए कुछ भी करते हुए आप देखेंगे ये क्लास, उससे आपको भी कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। उससे अच्छा है कि आप कुछ और काम कर लीजिए, ये क्लास देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना है। हाँ, ये सब बहुतों का हो चुका है पहले, बहुत लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स, राइट। सो दैट्स वाई they don't need to again rewrite all this syllabus content, but those who are starting for the first time, right, there are many who are actually new to this field, so for them I'm again writing this. So see here, the freedom struggle, its various stages, important contributions भी चाहिए और contributors भी। ठीक है ना, we require both contributions and contributors, मतलब यहाँ पर personalities भी आ जाते हैं और उन्होंने जो काम किया है, the work that they did in various fields। ओके, जो भी काम किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, बाहर भी अगर कोई, तो कंट्री है तो अभी इंडिया, लेकिन बाहर में भी बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए हुए हैं, तो वो भी हमको थोड़ा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक यूनियन फॉर्मेशन नेशन, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना अनसक्सेसफुल है, आज भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी एक बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कि आज भी बहुत सारे डिमांड्स है बहुत सारे स्टेट्स में कि उनको अलग अलग स्टेट चाहिए, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा कि रीऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, लास्ट कुछ सालों से तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हम लोगों को तो हॉलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये है छोटा सा सिलेबस, देखने में छोटा है लेकिन है बहुत। मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली इसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछने लगे, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। कौन क्या न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, वो भी कुछ उटपटांग सा न्यूज़पेपर का नाम दे देंगे जो पहले कभी सुना नहीं होगा। उसमें ट्रिक्स वगैरह लगते तो है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम हॉल में या कईयों को वो ट्रिक अगर नहीं पता है, हम लोग करेंगे वो सारे ट्रिक्स वगैरह करेंगे। लेकिन हाँ अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उटपटांग चीज़ें भी पूछने लगे हैं। ठीक है, इस साल का पेपर फिर भी ठीक ठाक था मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट ओके विथ मॉडर्न हिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस का हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर उनका आगमन कब से स्टार्ट हुआ है? 1498 से स्टार्ट हुआ है विद एडवेंट ऑफ द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज थे जो सबसे पहले आए थे इंडिया में और सबसे लास्ट में भी गए वो इंडिया से। सो 1498 में वास्को डा गामा केरला मालाबार कोस्ट पहुँचे, वहाँ के रूलर थे जामोरिन, और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए। उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ देखेंगे हम लोग कि पोर्तुगीज़ ने कैसे फिर क्या कैप्चर किया, क्या क्या किया, पोर्तुगीज़ का पूरा एरा देखेंगे। और उसके बाद लाइन से सारी जो यूरोपियन पावर्स है वो इंडिया में आए और उनका क्या टेन्योर था, उनका क्या 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 काम किए वो सब भी हम देखेंगे। ठीक है, सो हम लोग पहले जो स्टार्ट करते हैं पोर्तुगीज़ से फिर सबसे पहले वही आए थे तो पोर्तुगीज़ से। लेकिन इसके भी पहले हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं कि कारण क्या था ये सी रूट वगैरह का। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं चल क्या रहा था। देखिए ये है हमारा भारत, ये आज का है तभी तो अलग था। ठीक है, ओके, सो ये तो आज का है, पहले तो ये भी पार्ट हमारा ही था, उसके पहले ये जो पूरा अफगानिस्तान है ये भी था हमारा। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी ये ड्राइंग नहीं करना, हम लोग को वर्ल्ड मैप ड्राइंग करना है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप कैसे ड्राइंग करते हैं, वर्ल्ड मैप देखिए कैसे ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले ये एक अफ्रीका वाला पार्ट ऐसे करके ड्राइंग कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद ऐसे करके इंडिया आ गया, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो गया। उसके बाद ये ऐसे ग्रीस हो गया, ये इटली हो गया, यहाँ पर ऐसे पोर्तुगल और स्पेन हो गया, और फिर यहाँ पर स्कैंडिनेविया वगैरह सब हो गया। थोड़ा सा ऐसे करते करते रहिए, बस हो गया। और यहाँ पर ये ऐसे इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड ये हो गया, और यहाँ से ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लगभग हमें ये करना, ये श्रीलंका आ गया और ये मैडागास्कर आ गया। ठीक है, बस इतना हम लोग को करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर था पहले कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब यहाँ पर टर्की जो आज का है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल पहले, कॉन्स्टेंटिनोपल। और जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल था ये क्रिश्चियन वगैरह का पावर था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लैंड रूट हमेशा एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि यूरोप के साथ हमारा पहले कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, यूरोप के साथ हमारा कॉन्टैक्ट एंशियंट एरा से था, जो अलेक्जेंडर वो भी आए थे इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ये सब नहीं है, हमारा कांटेक्ट था यूरोप के साथ, लेकिन वो वाया लैंड रूट था, ओके, सो वी आर कनेक्टेड टू यूरोप वाया द लैंड रूट। नाउ द प्रॉब्लम that occurred is with the capture of the Constantinople by the Ottomans. तो ऑटोमन्स ने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को। तो उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पर था क्रिश्चियन मेजॉरिटी और क्रिश्चियन जो किंगडम्स थे, और यहाँ पर आ गया इस्लाम। ठीक है, तो ऑटोमन्स ने क्या किया कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ट्रेड ब्लॉकेड बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड ब्लॉकेज जैसा क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो ट्रेड ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया तो यहाँ से चीज़ें यहाँ नहीं आ पा रही है और यहाँ से चीज़ें यहाँ नहीं आ पा रही है। तब क्या हुआ कि ये जो स्पेन और पोर्तुगल है इन्होंने स्टार्ट किया
एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ये लोग पायनियर्स थे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब वो लोग सी रूट्स ढूंढने लग गए चारों तरफ, सी रूट्स ढूंढने, और यूरोप का पूरा डेस्टिनी यहाँ से चेंज हो गया। नहीं तो इसके पहले यूरोप जो था वो डार्क एरा में जी रहा था। और ये जो सी रूट वगैरह, ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो था, ये यूरोप में साइंस लेके आया, साइंटिफिक डिस्कशंस और रेनेसा, ये सब कुछ आया ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से, जहाँ पर यूरोपियंस ने, मतलब सब आज जो भी यूरोप है ये इसी के कारण है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के कारण। खैर, सो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया और वो लोग क्या ढूंढने लगे, सी रूट्स। सिर्फ इंडिया की नहीं, चारों तरफ सी रूट्स ढूंढने लगे वो। और इंडिया क्योंकि एक मेजर स्पाइस ट्रेडर भी था और इन लोगों को स्पाइस चाहिए था, तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन तो था ही। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए बहुतों ने बहुत प्रयास किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह ने भी कोशिश किया, वो लोग अमेरिका में पहुंच गए, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, वहाँ तक पहुंच गए। सो फिर वास्को डा गामा है, वास्को डा गामा ने क्या किया, ऐसा रूट कुछ फॉलो किया था, ऐसा रूट फॉलो करके फिर आए थे इंडिया में। वहाँ पर भी बहुत कहानी है, उन्होंने कुछ अरब को किडनैप कर लिया, फिर या कुछ गुजराती को किडनैप कर लिया, फिर वो लोग उनको पूछ के आ सके थे, और वो लोग जो ट्रेड विंड्स है उसका यूज़ कर रहे थे। जो भी हो, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमको बस जानना है कि वास्को डा गामा इंडिया पहुँच गया। जितना चाहिए उतना ही हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को ऐसे मज़ा नहीं लेना है, जितना मज़ा पढ़ के आ रहा है उतना ही ठीक है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना। हम लोगों को बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन। ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पीएचडी करना है, कि कौन कैसे क्या आया, कैसे क्या कहानियाँ वगैरह, ये सब आप फ्री टाइम में कहीं से भी देख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो सिर्फ फ्री टाइम में होना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो जितना चाहिए उतना ही इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा कभी पूछा ही नहीं तो क्यों चाहिए, ठीक है ना, कि वो किसको किडनैप किया, वो अपने जहाज़ में किसको किडनैप किया, वो क्या लेके आ रहा था अपने जहाज़ में, वो क्या लेके गया जहाज़ में, ठीक है। तो ये सब उतना डिटेल्स में नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत होने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो वास्को डा गामा थे जिन्होंने ये केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर जो है केप ऑफ गुड होप ये क्रॉस करके फिर इंडिया की तरफ आए, ठीक है। और आए तो कहाँ आए, ये थोड़ा इतना ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे होगा, यहाँ तक आए थे। ये है मालाबार कोस्ट, और यहाँ का रूलर था जमोरिन, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रेड रिलेशंस वगैरह इस्टेब्लिश किए, तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी पोर्तुगीज़ का। तो पोर्तुगीज़ यहाँ तक आए, ठीक है। फिर हम देखेंगे अभी कि पोर्तुगीज़ ने क्या क्या किया, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ इन इंडिया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, पोर्तुगीज़ इन इंडिया। तो पोर्तुगीज़ में जो इनिशिएटर, एकदम पायनियर थे, जो किंग थे वहाँ के, वो है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जब इनको उपाधि मिल गई थी, ठीक है। तो प्रिंस हेनरी थे, इनको कहा जाता था द नेविगेटर। ये थे किंग 13, मतलब ये इनका जो एरा था वो 1398 टू 1460 का था, ठीक है। और ये ही थे इनिशिएटर, ओके। एंड ही promoted seafaring activities among the European nations. Okay, so he promoted seafaring activities among the European nation. ये थे इनिशिएटर, ये मतलब लीडर थे इस फील्ड में। आप कह सकते हैं कि जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ यूरोप में वो इन्हीं के वजह से हुआ, मतलब इतना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। फिर आए किंग जॉन सेकंड, ठीक है। ये है किंग जॉन सेकंड, और इनके टाइम में एक सेलर थे बार्थोलोमियो डियाज, ओके, बार्थोलोमियो डायज, ठीक है। और इन्होंने क्रॉस्ड द केप ऑफ गुड होप, okay, so he crossed the Cape of Good Hope, very important character, for the first time he crossed Cape of Good Hope। actually ये अगर क्रॉस नहीं करते ना, ये इन्होंने ये रास्ता यहाँ तक का बना लिया था, आधा रास्ता इन्होंने तय कर लिया था, उसके बाद नहीं पहुँच पाए। यहाँ पर आते हुए फिर वास्को डा गामा को कुछ गुजराती अरब वगैरह मिल गए थे, उनको किडनैप करके फिर वो उनसे रास्ता पूछ के और ट्रेड विंड्स का फिर उनको पता चला कि कैसे पहुँचना है, तो फिर वो लोग पहुँच पाए। लेकिन बार्थोलोमियो डायज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुँच गए थे, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके, ठीक है। तो फिर आते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर
किंग इमैनुअल, किंग इमैनुअल, ठीक है। तो किंग इमैनुअल के टाइम में क्या हुआ, ये वास्को दा गामा, वास्को दा गामा ये मई 1498 में, ये तो याद रखना नहीं है, बस ये साल याद रखना है, 1498 में कलिकट, कोस्ट ऑफ कलिकट, कोस्ट ऑफ कलिकट इंडिया पहुंच गए, मतलब मालाबार कोस्ट पहुंच गए। तो एस्टैब्लिश हो गया एक सी रूट, इसी के साथ क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, सी रूट टू इंडिया। सो यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड सी रूट टू इंडिया, हो गया, सी रूट एस्टैब्लिश हो गया, मतलब यूरोपियंस को पता चल गया कि वो ऐसे करके आके इंडिया पहुंच सकते हैं। ओके, तो पोर्टुगीज आए थे, तो पोर्टुगीज अभी पावरफुल भी थे, तो पोर्टुगीज ने इंडिया में क्या किया इसके बाद वो हम देखेंगे, ठीक है। सो वास्को दा गामा 1498 में आए इंडिया में। बाय 1503, बाय 1503 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वास्को दा गामा एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स, ही कुड एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट कलिकट, जहाँ पर वो सबसे पहले आए थे, कलिकट, फिर कोचीन एंड कन्नौज। ये 3 नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। सो वास्को दा गामा ने यहाँ तक एस्टैब्लिश कर लिया था, क्या क्या एस्टैब्लिश किया था, ट्रेडिंग। अभी भी वो लोग पॉलिटिकल पावर नहीं बने हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पावर उन्होंने एज्यूम नहीं किया है पोर्टुगीज़ ने, वो लोग अभी ट्रेडिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, कहाँ का, कलिकट, कोची और कन्नौज, ओके। यहाँ पर वास्को दा गामा का कहानी खत्म होता है। अब आते हैं 1505 में, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डी अल्मीडा, ओके, डी अल्मीडा, इनको बनाया गया फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखना पड़ेगा आपको। आशा करता हूँ कि आप ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ या आप लिख रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही एकदम शॉर्ट करके मैं नोट्स एकदम देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना शॉर्ट करके हो सके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये बस आप एक बार नज़र मिला लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो 1505 डी अल्मीडा फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी ये लोग क्या एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ये लोग पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, जो कि कुछ हद तक वो लोग बनेंगे भी, ठीक है। तो ये लाते हैं अपने साथ ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी के साथ ये लोग एस्टैब्लिश करते हैं, इसी के साथ ये एस्टैब्लिश करते हैं पोर्टुगीज डोमिनेंस, पोर्टुगीज डोमिनेंस इन इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, ओके। सो क्या होता है कि ये मान लीजिए इंडिया का कोस्ट है और इस एरिया में पोर्टुगीज़ एक्टिव है। तो क्योंकि पोर्टुगीज़, देखिए सारे जो यूरोपियन पावर है ना, ये लोग एक नेवल पावर है और अपने नेवी के दम पर ही इन्होंने वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया था, ठीक है ना। तो ये लोग क्या है, नेवल पावर है, और ये अपना नेवल पावर को यूज़ करके ये जो अरेबियन सी एरिया है और ये इंडियन ओशन एरिया है, यहाँ पर जितने भी जहाज़ आते हैं, मान लीजिए अरब से, ओके, या बाकी अफ्रीका के जगह से, ठीक है, या ईरान वगैरह से, तभी पर्शिया था, ठीक है, और बाकी यूरोप से, रेस्ट ऑफ यूरोप से जो भी आते हैं, ये यहाँ पर अपने जहाज़ वगैरह जो रखते हैं, इससे क्या करते हैं, ये टैक्सेस वसूल करते हैं, इन सभी से टैक्सेस लेते हैं, नहीं तो जाने नहीं देते। कायदे से टैक्स किनको मिलना चाहिए था, ये जो पॉलिसी है, कायदे से टैक्स किनको मिलना चाहिए था, टैक्स मिलना चाहिए था जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भी किंग क्वीन तभी थे, ठीक है। ये तो पोर्टुगीज देखिए कब आए थे, 1498, मतलब मुगल से भी पहले। मुगल्स कब आए, 1526 में बाबर आए, है ना। बाबर केम टू इंडिया वाया द बैटल ऑफ पानीपत, वेयर ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी ऑफ द लोदी डायनेस्टी इन 1526। सो 1526 में मुगल्स आए, उससे पहले पोर्टुगीज आ गए थे इंडिया में, ठीक है ना। तो जो हमारा जो मेन पार्ट था मिडिवल का, उसके भी पहले, मतलब पोर्टुगीज, मतलब दिल्ली सल्तनत एरा में ही ये लोग आ गए थे, जो भी हो। सो अरब्स अफ्रीका से, पर्शिया से या रेस्ट ऑफ यूरोप से जो भी आते थे, ये इन पर टैक्सेस लेते थे, इनसे टैक्सेस लेते थे, ठीक है, टैक्सेस लेते थे। प्लस ये लोग ये भी इंश्योर करते थे कि यहाँ पर पोर्टुगीज एक मोनोपोली टाइप का एक सेटअप कर ले, अरब्स का दबदबा खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अरब्स वर वेरी पावरफुल इन इंडिया, अरब्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस थे इन इंडिया, अरब्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे, तो मेनली उनको ये अरब पावर को ख़त्म करना था। उन्होंने बहुत कोशिश किया, अकबर के कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में बहुत सब कुछ किया,
ओके, अकबर मतलब अरब्स के पावर को थोड़ा कम करने के लिए और अपने पावर को बढ़ाने के लिए। सो रेस्ट ऑफ यूरोप, पर्शिया, अफ्रीका और अरब्स तक ये बात है। तो आप लोग समझ गए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, मेनली कंट्रोलिंग द ओशंस ऑफ इंडिया। ओशंस पे एक अधिकार बना लेना, ठीक है, ये है ब्लू वाटर पॉलिसी। जो कौन लेके आया? डी अल्मेडा। क्योंकि अभी जो लैंड पावर है, इंडिया वॉज ऑलवेज अ लैंड पावर, राइट, और ये लोग क्या थे? जो पोर्तुगीज थे, ये सी पावर थे, एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंड पावर एंड द सी पावर्स, ठीक है। तो लैंड पावर जो है ये अभी पावरफुल है, ये पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो दिल्ली सल्तनत को ले लीजिए, या उसके बाद मुगल्स, ये सभी पावरफुल रूलर्स रहे, पावरफुल रूलर्स विथ पावरफुल आर्मी। आर्मी रहती है उनकी पावरफुल, आर्मी इनकी पावरफुल है। और इनकी क्या पावरफुल है? नेवी। ये एक नेवल पावर है, नेवी पावरफुल है। प्लस यूरोप बहुत दूर है, ये लोग डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, बहुत दूर है यूरोप। आपको अब देखिए एक बार, पूरा यहाँ से इनको ऐसे घूम के फिर इंडिया को आना पड़ेगा। तो इसमें लगभग 6 मंथ्स लग जाते थे एक तरफ का जाने में। अगर ऐसा कुछ ठीक रहा तो 6 मंथ्स लगते थे, इतना ज़्यादा टाइम लगता था। तो अगर ये लोग डायरेक्टली सोचे भी अटैक करने में के लिए तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रीइंफोर्समेंट्स नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए उनको खाना चाहिए, आर्मी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो उसका कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएगा, फिर वो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। तो ये लोग डायरेक्टली अटैक नहीं करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ये लोग अभी क्या कर रहे हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं, कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन में क्यों डोमिनेट कर पा रहे हैं? क्योंकि जो इंडिया के जो रूलर्स है, ये बस एक आर्मी लेके बैठे हुए हैं। पावरफुल आर्मी है, नो डाउट, बहुत पावरफुल आर्मी है, और पावरफुल रूलर्स भी है। जो रूलर्स हैं इंडिया के वो भी पावरफुल है, और आर्मी भी पावरफुल है। लेकिन नेवी एग्जिस्ट ही नहीं करती लगभग। नेवी डिडंट एग्जिस्टेड अकबर के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे नेवी उतना एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कुछ नेवल पावर है ही नहीं इंडिया का। तो इसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओशंस पे लड़ नहीं पाएंगे। ये पोर्तुगीज़ को पता है, ये यूरोपियंस को भी पता चल गया, ठीक है ना। इसीलिए ये लोग इतना इजीली ब्लू वाटर पॉलिसी ला पाए, ठीक है। खैर, ब्लू वाटर पॉलिसी आ गया। अब देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो वाइसरॉय आया वो है अल्बुक्यर्क। ओके, तो अल्बुक्यर्क जो थे, ये थे नेक्स्ट वाइसरॉय, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ कंसिडर्ड, क्वेश्चंस यहाँ से भी आया है, हम लोग देखेंगे बाद में। ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन द ईस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ से ये लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, अल्मेडा क्या स्टार्ट करता है, एक तरीके का पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करते हैं ये लोग, है ना, पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करते हैं। पहले क्या थे वास्को दा गामा के टाइम में? बस एक ट्रेडिंग सेंटर्स, ट्रेड करने के लिए आते हैं। इसके बाद यहाँ से ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कुछ पॉलिटिकल पावर ये लोग गेन करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग इंडिया में पॉलिटिकल पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं, इंडिया की जगहों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और सक्सेसफुल भी होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया देखते हैं। ही कॉन्कर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। देखिए ये भी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कहाँ पर है? ये जो ईरान है और यहाँ पर जो अरब है, यूएई अभी, तो यहाँ ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। ये एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है। ये अरब से यहाँ से शिप्स जो है ये जाती थी इंडिया को भी, ये जाती थी अफ्रीका को भी। तो अगर ये एरिया चोक पॉइंट है, कोई भी स्ट्रेट है ना, वो एक चोक पॉइंट की तरह ही होता है। अभी भी देखिए जो अभी जो युद्ध चला इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो खतरा मंडरा रहा था वो क्या था कि हॉर्म्यूज़ पे ईरान बार बार कह रहा था कि हॉर्म्यूज़ को हम लोग ब्लॉक कर देंगे। चाइना भी डरता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक हो जाएगा, और इसीलिए वो सीपेक वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो ये एक चोक पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से कोई भी जहाज़ इंडिया में आए, अफ्रीका की तरफ आए, या साउथ ईस्ट एशिया को जाए, या फिर चाइना को जाए, कहीं पर भी जाए, ये इनको तो अरेबियन सी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा अरेबियन सी पोर्तुगीज कंट्रोल में आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कैप्चर करने से पूरा का पूरा जो अरेबियन सी है, ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन अरेबियन सी इनके हाथ में आ गया। बहुत ज़्यादा टैक्सेस, रेवेन्यूज़ वगैरह ये सब फिर मिलने लग गए। और इसके साथ ही क्या हुआ हॉर्म्यूज को कैप्चर करने पर कि जो इन्फ्लुएंस है
इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ट्रेडर्स, ये भी डिक्लाइन होना स्टार्ट कर गया, ये भी थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। अरब का इन्फ्लुएंस कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन डिक्लाइन थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना, अरब का इन्फ्लुएंस कम हो गया। तो पर्शियन गल्फ में अपना दबदबा बना लेने से क्या हुआ कि जो अरब ट्रेडर्स का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया में वो कम हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो अल्बुकर्क है, इन्होंने गोवा को भी कैप्चर कर लिया। तो अब देखिए, अब अंदर में भी पॉलिटिकल पावर बनते जा रहे हैं ये लोग। तो कैप्चर्ड गोवा और कॉन्कर्ड गोवा इन 1510, ओके। इसमें कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स का भी उन्होंने यूज़ किया था, जो मतलब विजयनगर बामनी इन सब का भी थोड़ा इंटरनल जो पॉलिटिक्स था उनका भी वो यूज़ करता है, जो भी हो हम लोग बाद में देखेंगे। तो कैप्चर्ड गोवा इन 1510 एंड ही क्रिएटेड अ पोर्तुगीज फोर्ट एट कोची। तो क्या किया इन्होंने, एक पोर्तुगीज फोर्ट बनाया कोची में। और कोची में तभी तो रूलर्स जो थे वो जैमोरिन के नाम से थे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोची को उन्होंने कैप्चर कर लिया, कोची में उन्होंने जो बनाया था फोर्ट वो लोकल रूलर के परमिशन से ही बना था, ठीक है। तो विथ द परमिशन ऑफ लोकल रूलर्स, ओके। फिर जो आते हैं वो है नीनो डा कुन्हा, ठीक है। और इनके एरा में पोर्टुगीज एक्वायर्ड दीव इन 1534 एंड बसीन, जो आज के बॉम्बे एरिया में है, बसीन इन 1538। तो बसीन भी कैप्चर कर लिया, दीव भी कैप्चर कर लिया, इनके टाइम में, निनोडा कुन्हा के टाइम में, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्बुकर्क, निनोडा कुन्हा, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले वास्को डा गामा, फिर डे अल्मेडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। मेन क्या आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए अगर आप इसका एक नोट बनाएंगे, पहले तो आप एक दो बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करके एक नोट बना लेंगे। एक दो बार आप पढ़ लिए, पूरा एकदम स्टोरी याद आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, वास्को डा गामा 1498 रीच्ड कलिकट मालाबार कोस्ट और रूलर जमोरिन लोकल रूलर और ट्रेड सेंटर्स एस्टैब्लिश कर लिया। 3 जो जगह है वो लिख लेंगे। उसके बाद कौन आते हैं, डे अल्मीडा, इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। फिर आता है अल्बुकर्क, इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कॉन्कर किया, और क्या कॉन्कर किया, कॉन्कर्ड गोवा, ठीक है, ओके। और फोर्ट बनाया कोची में, पोर्तुगीज फोर्ट बनाया। और फिर क्या, नीनो डा कुन्हा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दीव को कैप्चर कर लिया और बसीन को कैप्चर कर लिया। दीव को कैप्चर किया 1534 में और बसीन को 1538 में। बस हो गया काम, यही था पोर्तुगीज का कहानी, ठीक है। बस इतने में आपका आ गया पूरा कहानी पोर्तुगीज का। तो नोट्स ऐसे प्रिपेयर करना है, ये एक नोट्स हो गया। ये जो मैं दे रहा हूँ ये तो आप कह सकते हैं कि कहानी की तरह है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले 3-4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि मैं बस ये ब्लू वाटर पॉलिसी देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हुआ था। बस इतना ही लेना है, इतना में ये क्या है, ये हाफ या 1/4 पेज है, बस पूरा जो कहानी है ये 1/4 पेज में आपको लेना है, ठीक है। इतना ही आपको ज़रूरत है, ठीक है। फिर पोर्तुगीज़ पावर अगर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी तो इसका खत्म कैसे हो गया। तो देखिए पोर्तुगीज़ जो थे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश जब हम लोग पढ़ेंगे, तो डाउडी में इनको बेसिन बॉम्बे वगैरह ये दे दिए, ठीक है, ब्रिटेन को। तो उसकी वजह से फिर इनका पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट कर गया, मतलब जो था वहीं तक था। और फिर मतलब ये जो कैप्चर किए थे इन्होंने, दीव बेसिन तो चला गया, और फिर गोवा, गोवा, दामन एंड दीव और गोवा, ये बस उनके पास रह गया। बसीन चला गया, बसीन डाउडी में चला गया, तो ये बस उनके पास रह गया। और ये तो अंत तक रहा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी 1964-65 तक था, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि पोर्तुगीज़ ने क्या क्या काम किया। हर साल क्वेश्चन, मतलब हर साल नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्तुगीज़ ने क्या क्या क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ ने प्लांटेशन क्रॉप, जो सिस्टम है प्लांटेशन क्रॉप्स, ये इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इंट्रोड्यूस किया था। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये क्या बताना स्टार्ट कर दिया, ये थोड़ी हिस्ट्री है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन क्रॉप्स स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स। हमको ये भी जानना पड़ेगा कि पोर्तुगीज़ ने कौन कौन से कैश क्रॉप्स स्टार्ट किया था इंडिया में, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। सो जो क्रॉप्स पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस साल भी क्वेश्चन आया है। टोबैको, कैशियो नट्स, पाइनएप्पल, चिली, पोटैटो,
मेज, पपाया। इसके अलावा गुआवा, ग्राउंड नट, ठीक है, ओके, एंड सम वेराइटीज ऑफ साइट्रस फ्रूट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ये जो नाम है आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते, ये नाम आपको याद एज इट इज़ क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ना आए, लेकिन 2 साल 3 साल, अब कभी कभार तो हर साल रिपीट भी हो जाता है, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इस साल तो आया है, ठीक है। तो ये थे जो कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स जो पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किए थे। कहाँ से इंट्रोड्यूस किए थे? अमेरिकाज़ में ये सब ग्रो करते हैं। अमेरिकाज़ मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है पूरा मिला के, ये सब यहाँ वहाँ के नेटिव है, ठीक है। और क्योंकि पोर्टुगीज़ और स्पेन का वहाँ पर कैप्चर वगैरह कॉलोनाइजेशन तभी चल रहा था, तो वहाँ से फिर इन्होंने इंडिया में भी देखा कि क्लाइमेट वगैरह तो एक जैसा है जैसे साउथ अमेरिका वगैरह, ब्राज़ील, तो कुछ कुछ क्लाइमेट यहाँ पर अगर मिल रहा है तो वो लोग क्या किए कि वहाँ से यहाँ तक लाए। तो ऐसा भी पूछते हैं कई बार कि थिंग्स which were introduced from the new world to old world, ठीक है। और ऐसा भी पूछते हैं कि उल्टा, मतलब ओल्ड वर्ल्ड में ये ग्रो करते थे, इससे न्यू वर्ल्ड में आया, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड क्या है? ये जो मैंने ड्राइंग किया था ना, ये क्या क्या है यहाँ पर देखिए आप, यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका है। ये लगभग लगभग कनेक्टेड है, और लोगों को शुरुआत से एकदम एंशियंट एरा से ये पता था कि ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट करती है शुरुआत से। आप ज्योग्राफी एकदम स्टार्टिंग से पढ़िए, मतलब जब ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट भी नहीं था, एकदम स्टार्टिंग में ग्रीक वगैरह ये लोग लिखते थे, ये तीनों एरिया के बारे में सबको पता था। तो ये कहा जाता है ये ओल्ड वर्ल्ड है, और ये जो अमेरिकाज है मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये न्यू वर्ल्ड है, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का मोटा मोटा कंसेप्ट यही है, ओके। सो अब कौन से चीज़ें थे जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आए थे? तो आपको आंसर मिल गया, यही है, ये सारी चीज़ें न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आए, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड in the new world and introduced into the old world? ठीक है, तो ऑप्शंस है आपके टोबैको, कोकोआ एंड रबर। बी टोबैको, cotton and rubber. C cotton, coffee and sugarcane. D rubber, coffee and wheat, ठीक है। ये है 4 ऑप्शंस। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि टोबैको जो है वो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड, मतलब इंडिया में तो ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो मतलब ओल्ड वर्ल्ड में तो इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो यहाँ से ही ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉटन, कॉटन तो हमारे यहाँ शुरुआत से था, ठीक है ना, कॉटन तो शुरुआत से था ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता, तो इसके साथ ये भी ऑप्शन कट हो गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये हो गया, ठीक है। कैसे आपको अप्रोच करना है वो पता ही है, वो मैंने दिखाया। टोबैको तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपको कि टोबैको जो है वो पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, मतलब ओल्ड वर्ल्ड में। और मैंने ये भी कहा कि अमेरिकाज में कि ये नेटिव थे ये सारे के सारे, तो ओल्ड वर्ल्ड में तो फिर टोबैको मतलब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था भाई पोर्टुगीज़, तो ये तो होगा ही होगा, और यहाँ पर ये नहीं है, तो मतलब ये दोनों गलत हो गए। कॉटन यहाँ पर भी है तो ये तो गलत हो ही गया। व्हीट, ऐसे भी आप कॉमन सेंस भी लगा दीजिए ना, व्हीट इंडिया में तो शुरुआत से ग्रो होता था। रबर जो है ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रबर इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1902 इन केरला, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि रबर किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने। कोकोआ भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था लेट 18th सेंचुरी में। जो कॉफ़ी है
इसका जो इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, इसमें किसी भी यूरोपियन पावर का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। इसका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि कॉफ़ी जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन 17th century बाई अ सूफी सेंट, ठीक है ना। सूफी सेंट है बाबा बुदान। बाबा बुदान हिल्स भी इनके नाम पे ही है, बाबा बुदान, ठीक है ना। इन्होंने स्मगल किया था, who smuggled some coffee beans, ओके। कहाँ से लेके आए थे? यमन से, फ्रॉम यमन, ये इंपॉर्टेंट है, यमन से आया था, ठीक है। एंड प्लांटेड देम इन द हिल रीजन ऑफ कर्नाटका, और उन्हीं हिल्स को हम आज बाबा बुदान हिल्स भी कहते हैं। तो कर्नाटका में कहाँ से आया था? यमन से, ठीक है ना। यमन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और बाबा बुदान का नाम जो कि एक सूफी सेंट, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में कौन से क्रॉप्स गए हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेन्स, जैसे कि व्हीट। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ग्रो नहीं होता था, ग्रो होता था, लेकिन जो क्वालिटी है, फिर जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो सब किया गया था ब्रिटिशर्स, मतलब यूरोपियन पावर्स के द्वारा, ठीक है, जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ वगैरह देने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ये सब किया गया था, ठीक है। और राइस, ठीक है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो डोमेस्टिक वैरायटी है ना, डोमेस्टिकेशन वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी तो कुछ था, लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड जो एग्रीकल्चर वगैरह, प्लांटेशंस वगैरह ये सब में यूज़ होगा, वैसा टाइप का जो एग्रीकल्चर होगा, जिससे वो इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिकास में। सेकंड है शुगर कैन, शुगर कैन, ठीक है ना। और ये अभी का आपको पता ही है कि एक मेजर कैश क्रॉप अभी भी है। ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शुगर कैन प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। फिर थर्ड है लाइफ स्टॉक में, कैटल, हॉर्सेस, पिग्स, शीप, गोट्स, ठीक है। ये इनका जो डोमेस्टिकेशन वैरायटी है वो सब इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ से, मतलब ओल्ड वर्ल्ड से आया था, ठीक है, ओके। कुछ अदर क्रॉप्स भी थे, जैसे कि कॉफ़ी, बनानाज, ठीक है, ओके। और कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब क्या हुआ था? ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीचेस भी यहाँ पर इन फ्रूट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ओनियंस, ठीक, ओके, पीचेस, ओनियंस, और कुछ साइट्रस फ्रूट्स, ओके। इसके अलावा डिजीज़ेस भी ट्रैवल किए थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे डिजीज़ थे जो यूरोप में थे, जब वो अमेरिका में पहुँचे तो क्या हुआ कि ये जो अमेरिकन पीपल है, ये उन डिजीज़, उन वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज से परिचित नहीं थे, मतलब एकदम ही कोई कांटेक्ट नहीं था ना इनके बीच में। अब जब कांटेक्ट होना स्टार्ट हो गया तो डिजीज़ेस फैलना भी स्टार्ट हो गया, और जो डिजीज़ेस आया उनमें था स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टाइफस, कॉलेरा। इसलिए अभी भी कहते हैं ना कि जो ट्राइब्स एकदम अलग थलग है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप उनके पास मत जाइए, क्योंकि उनके पास जो वायरसेस, डिजीज़ है वो आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, आपका जो डिजीज़ वायरस है वो इनको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना कि इनके बॉडी में किस तरह का रेजिस्टेंस है। वो हमारे अंदर का जो वायरस है, बैक्टीरियाज है, इनको वो शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ये लोग बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी है, क्लोज कम्युनिटी, बहुत ही छोटा कम्युनिटी है, ज़्यादा अभी तो वैसे बच्चे भी नहीं है, एक आध होंगे, तो क्लोज कम्युनिटी है, स्मॉल पॉपुलेशन है। अगर इन्फेक्शन फैला तो तेज़ी से पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा जाता है कि आप उनसे ज़्यादा पास मत जाइए, उनसे घुलिए मिलिए मत, ठीक है ना। ये आपको भी प्रोटेक्ट करेगा, उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो पोर्तुगीज़ को फिर हम किस लिए क्रेडिट कर देते हैं? पोर्तुगीज़ का, इन्होंने कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। कैश क्रॉप्स में इन्होंने कॉटन पहले से ग्रो हो रहा था इंडिया में, कॉटन उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन कमर्शियलाइज कर दिया। इसको ही कहा जाता है, ये जो कैश क्रॉप्स है इसको कहा जाता है कमर्शियल, जो कि बाद में ब्रिटिशर्स ने भी बहुत किया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटन का, स्पाइसेस का, ओके, सिल्क, टोबैको, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स, ओके।
नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, पोर्तुगीज़ तो ख़त्म हो गया, अब आते हैं डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 20 मार्च 1602। ये आपका कोई काम का नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, ठीक है। कभी कभार क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पीसीएस में तो पूछते ही है, बाकी यूपीएससी भी पूछ सकता है, पता नहीं। सो इस्टेब्लिश कर लिया गया था कब? 1602, 1602, ठीक है। सो दे वर मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। दे आर मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड। इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पर ओपन किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग सेंटर्स कुल लगभग 9 जगह पे ओपन किया था, ठीक है। तो एक एक करके नाम देखते हैं। पुलिकैट, कैम्बे, सूरत, कासिम बाजार, नागपट्टिनम, हरिहरपुर, डक्का, पटना और आगरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्रेडिंग सेंटर्स थे इनके पास। तो ये है उनके नाम, ठीक है। पलिकत, सूरत, नागपट्टिनम, कैम्बे, कासिम बाजार, हरिहरपुर, डक्का, पटना, आगरा, ओके। बट देखिए बड़ी मछली अभी कौन है? पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ के सामने डच उतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी एस्टैब्लिश कर लिया जाता है, वो लोग भी आना स्टार्ट कर देते हैं 1608 वगैरह से। सो इंग्लिश से भी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। फिर फ्रेंच भी आ गए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था, तो वो लोग छोड़ दिए, इंडिया छोड़ दिए, ज़्यादा कुछ इंडिया में किए नहीं, ठीक है। सो डच हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन बोल सकता हूँ विथ इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़, ठीक है। और उनको एक फ़ायदा मिला था, डच हैड एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली ऑफ ट्रेड with Indonesia, ओके। सो उन्होंने मोनोपोली ऑफ ट्रेड एस्टैब्लिश कर लिया था इंडोनेशिया में, और ये एक मेजर रीज़न बन गया कि वो इंडिया, वाई दे लेफ्ट इंडिया, इंडिया उन्होंने छोड़ दिया। भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतना भाई तुम लोग संभालो, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्तुगीज़ आप लोग संभालिए, हमारे पास की बात नहीं है, हम जाते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हमारे पास ऑलरेडी मोनोपोली आ गई, तो इंडोनेशिया में उन्होंने मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लिया था, तो छोड़ दिया फिर, ठीक है। तो ये थे डच की कहानी। सो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट मैं दे देता हूँ। अभी अगर यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो कुछ इस एरिया से अगर पूछता है, कुछ नया पूछने की कोशिश करता है, तो यह है, यहाँ पर ये मिल जाएगा। सो एक युद्ध हुआ था डच के साथ, वो था ट्रैवनकोर का, ठीक है। सो जिसको हम कहते हैं ट्रैवनकोर डच वॉर, ठीक है ना। और इसी में एक फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कोलाचल, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचल कब हुआ था? इन 1741, इन 1741, ठीक है ना, 1741, where the Travancore army led by King Marthanda Verma decisively defeated the Dutch forces, ठीक है, ओके। और इसने एंड कर दिया एक तरीके से, एंडिंग द डच colonial ambitions in India, ठीक है। तो डच का जो एम्बिशन था, कॉलोनियल एम्बिशन, ये इसने ख़त्म कर दिया, इसने ट्रैवनकोर, ओके। इसके अलावा इनको और भी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि एंग्लो डच वॉर्स, ठीक है ना, एंग्लो डच वॉर्स, 4 वॉर इन्होंने लड़े, ओके, 4 वॉर लड़े, जो कि जिसमें कि नेवल, आर्मी सब कुछ लड़े, ट्रेड, टेरिटरी सब के लिए लड़े। It involved naval battles and competition for trade and territories
in India. Okay. So by the Anglo-Dutch Treaty of 1814, Dutch power in India declined completely. है ना? ठीक है, तो ये थी डच की कहानी. ओके, सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट, डैनिश. डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, डैनिश मतलब डेन्स. ओके, डेनमार्क वाले. तो कोई पीछा नहीं छोड़ रहा था इंडिया का, सभी कोई आ रहा था. पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, सब कोई आ गया था. जर्मनी तभी तक एक कॉन्सोलिडेटेड पावर नहीं बना था. जब बना फिर वो भी कॉलोनाइजेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह भी स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो वो तो बात की बात है. तो अभी क्या है यहाँ पर, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये इस्टेब्लिश हुआ था 1616. ओके, और इन्होंने जो ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे और ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे, सबके ट्रेडिंग सेंटर्स आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ट्रैंक्विबार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, फ्रेडरिक नगर. ठीक है, और ये दोनों थे कहाँ पर, सेरामपुर. सेरामपुर तक इनका कंट्रोल जो है वो इंडिपेंडेंस के मतलब कुछ महीने या एक साल तक, उसके बाद भी रहा. ओके, ओके. सो ये लोग क्या थे, ये उतना कोलोनाइजेशन पे फोकस्ड नहीं थे. दे वर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी. और इन्होंने सेरामपुर को एक हब बना दिया, हब ऑफ द मिशनरी एक्टिविटी. ठीक है, ओके. सो सेरामपुर को हब बना दिया ऑफ मिशनरी एक्टिविटी, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी. ओके. डैनिश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, डैनिश ऑफिसर विलियम रेवरेंड कैरी, इन्होंने एस्टैब्लिश्ड अ प्रिंटिंग प्रेस एट सेरामपुर टू पब्लिश बाइबल. ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, किसके लिए, बाइबल पब्लिकेशन के लिए. ठीक है, किन्होंने किया, विलियम रेवरेंड कैरी. 1819 में इन्होंने सेरामपुर कॉलेज ये एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक है, सेरामपुर कॉलेज ये एस्टैब्लिश कर दिया टू प्रोवाइड, पता ही है इनका क्या काम होगा, टू प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन. ओके, और हायर एजुकेशन कह सकते हैं इन वेस्टर्न स्टाइल, हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल. क्योंकि ये लोग जो है थे ना, डेन्स जिनको कहते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक थे. मतलब उनको ऐसा लगता था कि वहाँ का जो कल्चर है वो बेटर है वगैरह वगैरह. ठीक है, ब्रिटिश में तो फिर भी एक कंट्रोवर्सी थी, हम लोग देखेंगे, एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट. लेकिन यहाँ पर ये जो डेन्स है ये ज़्यादातर यूरोसेंट्रिसिज्म पे ही बिलीव करते थे, जो वेस्टर्न है वो बेस्ट है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया आज. क्या पोर्तुगीज़, और हम लोगों ने वो देखा कि न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड वगैरह कौन से, क्या एग्रीकल्चर और ये सब कुछ हमने कर लिया, क्या क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या नहीं था, वो सब कर लिया. वास्को दा गामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो दा कुन्हा. ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स जो पोर्तुगीज़ ने इस्टेब्लिश किया इंडिया में. न्यू वर्ल्ड में क्या क्या आया, न्यू वर्ल्ड से क्या क्या आया, इंडिया में क्या क्या, किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये सब कर लिया. कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, सब कुछ, टोबैको वगैरह सब कुछ हम लोगों ने देख लिया. ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में क्या क्या गया, यहाँ तक कि डिजीजेस भी कुछ देखे थे. ओके, सो पोर्तुगीज़ का मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो कैच क्रॉप इंट्रोडक्शन इन इंडिया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में. ठीक है, इन क्रॉप्स का उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया. ट्रेडिंग सेंटर्स क्या थे, उनको जो सिर्फ कंपटीशन फेस करना पड़ा था, ये भी देख लिया. फिर मोनोपोली था इंडोनेशिया में स्पाइस ट्रेड का और भी ट्रेड्स का, तो वो लोग चले गए इंडोनेशिया, इंडिया को छोड़ दिया. और फिर देखा कि क्या क्या कंपटीशन था, ट्रैवनकोर डच वॉर देखा और एंग्लो डच वॉर्स भी देखा. फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये एस्टैब्लिश इन 1616, ये भी हम लोगों ने देख लिया. ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ पर इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उनका क्या क्या काम था, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इंग्लिश और फ्रेंच, ये देख लेंगे ये क्या क्या आए, मतलब कैसे आए, फिर कहाँ पर ये लोग ट्रेडिंग सेंटर्स वगैरह एस्टैब्लिश किए, ये देख लेंगे. और
इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा, यह एक बार हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। इसका पहले हम पॉलिटिकल चीज़ें देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक। हमेशा ऐसे ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फिर जो है एक्सटर्नल क्या इन्फ्लुएंस रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ब्रिटिशर्स पावरफुल हो रहे थे, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच वगैरह। फिर जो एक्सटर्नल एग्रेशन, इन्वेशंस था नादिर शाह वगैरह का, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या क्या क्राइसिस थे, जैसे कि जागीरदारी क्राइसिस। फिर आर्मी, जो मिलिट्री प्रॉब्लम्स था, कि मिलिट्री मॉडर्न नहीं था, ठीक है ना, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड में नहीं था, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। उसके साथ हम लोग उसके बाद देखेंगे, ये शायद हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। और इसके साथ देखेंगे कि इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन इंडियन पॉलिटिक्स। और इसमें हम लोग कर्नाटिक वॉर्स देखेंगे और ब्रिटिश विक्ट्री यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ब्रिटिश वर्सेस जो रीजनल पावर्स हैं, इनका देखने, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे क्या, ब्रिटिश पैरामाउंसी। बाई 1813-14 एक ब्रिटिश पैरामाउंसी एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये करने में हम लोग को 3-4 क्लासेस लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये शायद एक क्लास में ख़त्म हो जाए, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इसका रीज़न जो है इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह। और फिर हम लोग देखेंगे कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स और इंटरफेरेंस, ये हम लोग का एक क्लास लगेगा। और फिर ब्रिटिश और रीजनल पावर्स, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश, ये हम बंगाल में भी था, तो बंगाल में भी देखेंगे। पहले कर्नाटक देख लेंगे, उसके बाद बंगाल देख लेंगे, ठीक है। ओके, बंगाल के फॉल का कारण भी यही था, इंटरफेरेंस, ठीक है। वहाँ पर ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इंटरफेरेंस था, कर्नाटक में दोनों का ही था। और हम देखेंगे, कहानी अच्छी है, ठीक है। तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज का आप बोल दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं भी इंप्रूव कर पाऊँ, जो खामियाँ है उसको दूर कर पाऊँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से और भी बेहतर हो क्लासेस। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, सो बाय बाय।